हेलो दोस्तों, मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो दोस्तों, जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी ईसीजी की, उसके हमने 2 लेक्चर अपने फिनिश कर लिए थे, जिसमें हमने पहला लेक्चर पढ़ा था कि हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किस तरीके से स्टार्ट होता है, और सेकेंड जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि जो मसल्स में आयंस का जो चार्ज होता है या जो कंडक्शन का जो मोशन होता है किस तरीके से होता है, और गैल्वेनोमीटर में किस तरीके से उसमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हार्ट में जो होने वाली जो कार्डियक साइकिल होती है, तो कार्डियक साइकिल के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इवेंट होते हैं और उस इलेक्ट्रिकल इवेंट को हम किस तरीके से ईसीजी में रिकॉर्ड करते हैं और वो वेव के रूप में उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर ईसीजी क्या करती है, उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट में हो रही है उसको कैच करती है सरफेस ऑफ स्किन से, स्किन के सरफेस से, और उसको कन्वर्ट कर देती है एक इलेक्ट्रिकल वेव के रूप में, जिसको हम ईसीजी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ईसीजी को जो वेव है उसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे पहले हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो किस प्रकार से स्टार्ट होती है और क्या क्या उसके अंदर वेक्टर्स बनते हैं फिर। ठीक है, तो इसको जानते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने ईसीजी पेपर बनाया है, इसके बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो किस प्रकार से होती है। देखिए, सब जानते हैं आप में से कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है, जो भी कंडक्शन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हमारा ऐसे नोड से। किससे स्टार्ट होता है? ऐसे नोड से। ऐसे नोड से ये स्टार्ट होता है। पहले हार्ट रेस्टिंग कंडीशन में होता है, फिर अचानक से ऐसे नोड क्या करता है, फायर करता है, यानी कि अचानक से इलेक्ट्रिक कंडक्शन देता है वो। ठीक है, तो जैसे ही क्या होगा, सबसे पहले जो पोजीशन होगी इसमें क्या होगा, हमारा हार्ट में ऐसे नोड जो है वो क्या करेगा, एक सिग्नल पास आउट करेगा। क्या करता है? सिग्नल छोड़ता है। आपको पता है, मैंने बताया था हार्ट में ऑटोमेटिसिटी होती है, खुद ही सिग्नल वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है और आगे छोड़ देता है पूरे हार्ट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जनरेशन कहाँ से होता है? ऐसे नोड से। ठीक है, अब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा और जनरेट होने के बाद ये बढ़ेगा आगे की ओर। ठीक है, कहाँ बढ़ेगा? ये हमारे इस तरीके से जो सिग्नल है हमारा, ये सेल्स के थ्रू क्या होगा, लगातार क्या होगा, डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड क्या होगा, आगे की ओर पूरे हमारे एट्रियम में आगे बढ़ेगा। क्या होगा? आगे बढ़ेगा इस तरीके से। इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये आगे बढ़ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद क्या होगा, जब ये पूरे उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंच जाएंगे तब क्या होगा, इस टाइम पे क्या कंडीशन हो रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऐसे नोड से निकल के पूरे हमारे एट्रियम में फैल गया। ठीक है, और वो भी किस तरीके से, लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड की ओर। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा यहाँ पे एट्रियल डीपोलराइजेशन क्या होगा, एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा। तो ये जो कंडीशन है हमारी पहली कंडीशन है, इसमें क्या होता है, ऐसे नोड से सिग्नल्स निकलते हैं और निकलने के बाद क्या होते हैं, वो हमारे पूरे एट्रिया में फैल जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। अब क्या होगा, एट्रियल डीपोलराइजेशन यहाँ पे हुआ। देखिए, मैंने एक यहाँ पे एक पर्सन बना दिया है, एक आदमी को बनाया है, और उसका हार्ट जो है वो हमारा इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे इस तरीके से ये हमारा हार्ट रखा हुआ है, और हमने क्या किया है, हमने एक गैल्वेनोमीटर लिया है, और उस गैल्वेनोमीटर की 2 लीड्स होती हैं, और नेगेटिव लीड्स को हमने कनेक्ट कर दिया है किससे, हमने कनेक्ट कर दिया है राइट हैंड से, और इसको पॉजिटिव लीड को हमने कनेक्ट कर दिया है हमारा लेफ्ट लेग से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोड हमें मिल रहा है वो मिल रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये यहाँ जो इलेक्ट्रोड हमको मिल रहा है ये मिल रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव हमने हैंड में जोड़ा, और एक जो इलेक्ट्रोड का जो गैल्वेनोमीटर का पार्ट है, इलेक्ट्रोड है, उसको हमने लेफ्ट लेग में हमारे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आयंस का मूवमेंट
पॉजिटिव चार्ज का अगर मूवमेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर अगर हो रहा है, एक पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसकी जो अंदर डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर में वो होता है पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नेगेटिव की ओर, नेगेटिव इसकी ओर पोल की ओर होगा, इलेक्ट्रोड की ओर होगा, तो क्या होगा नेगेटिव। अगर नेगेटिव की ओर जाएगा तब भी हमारा क्या होगा डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगा। जैसे कि ये नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो डिफ्लेक्शन हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया। अब देखिए पहली कंडीशन में क्या हुआ कि एसआई नोड ने सिग्नल फायर किया और वो गया हमारा कहाँ पे, पूरे एट्रियम में फैल गया। और एट्रियल क्या हुआ, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसको हम बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या है इसमें, ये हुआ हमारा एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब देखिए जैसी एट्रियल डीपोलराइजेशन हमारा होगा तो क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ जूम करके आपको एक बड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये हमने हार्ट बना दिया। ठीक है, ये हमारा हार्ट बनाया मैंने इस तरीके से, ये बीच में सेप्टम है और ये हमारा एट्रियम हो गया, राइट लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से ये हो गया। मैंने आपको बताया कि ऐसे नोड से फायर हुआ और सिग्नल हमारा कहाँ बढ़ रहा है, सिग्नल हमारा बढ़ रहा है लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब चार्ज का मूवमेंट होता है तो उसके वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम वेक्टर के थ्रू क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। वेक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको दर्शाते हैं। ठीक है, वेक्टर के थ्रू डिनोट करते हैं। तो इसमें एक तो लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ये वेक्टर इस तरफ है, ये वेक्टर इस तरफ है। तो अगर हम देखें तो नेट वेक्टर अगर जो निकलेगा वो इस तरीके से बीच में से यहाँ से जाएगा डाउनवर्ड। यहाँ पे अगर हम नेट वेक्टर निकालने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, यानी कि इस तरीके से हमें यहाँ मिलेगा वेक्टर नीचे की ओर मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब वेक्टर नीचे की ओर मिलेगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज का हमें मूवमेंट किस जगह दिखाई दे रहा है, नीचे की ओर, डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमने कौन सा इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है। कौन सा इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया। मैंने आपको बताया था कि जब पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव साइड में होगा। ठीक है, पॉजिटिव साइड में होगा। तो क्या होगा, अब जब चार्ज का मूवमेंट इस साइड हो रहा है नीचे की ओर, तो वही जो इम्पल्स है वो स्किन पे आ जाएगा और हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसको कैच करेगा। तो जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसको कैच करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा। सुई के अंदर जो यहाँ लगी है, मैंने देखो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया है और यहाँ पे ईसीजी का पेपर इस तरीके से होता है और ये ईसीजी का पेपर इस तरीके से रोल आगे की ओर बढ़ता रहता है लगातार। और ये जो उसकी जो पिन है वो इस तरीके से चलती रहती है और ग्राफ लगातार बनता रहता है। ये इस तरीके से मूवमेंट करेगा, इस तरफ भागेगा, यहाँ पे मोटर लगी होगी, फटाफट चलेगा और इसमें जो भी करंट पास हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हो रही है वो उसको यहाँ पे नोट करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, देखिए नॉर्मल कंडीशन में हार्ट क्या है हमारा, रेस्ट कंडीशन में है। और रेस्ट के कंडीशन के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ और उसके वजह से क्या होगा यहाँ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा। और हमने बताया था आपको कि जो एट्रिया है, इसकी जो मसल्स है, इसमें जो मूवमेंट है चार्ज का वो मॉडरेटली होगा, ना तो स्लो होगा ना ज़्यादा फास्ट होगा, मॉडरेटली होगा। तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी थोड़ा सा स्लो होके फिर वापस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम से क्या होगा, एक स्लो इस तरीके से डिफ्लेक्शन होगा और इस तरीके से वेव बनेगी और फिर ख़त्म हो जाएगी वेव। समझ गए आप, इस तरीके से वेव उठेगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें एट्रियल डीपोलराइजेशन है, यहाँ पे जो वेव देखने को मिलेगी इसकी वजह से वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा और वो वेव मिलेगी इस तरीके से ये, इसे बोलते हैं हम पी वेव। क्या बोलते हैं इसको, पी वेव। ये हमारी है पी वेव। और पी वेव किस वजह से बन रही है यहाँ पे, एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से। और मैंने आपको बताया
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट है, यहाँ पे पॉजिटिव इसकी ओर हो रहा है, तो ये डिफ्लेक्शन पॉजिटिव की ओर होगा थोड़ा सा, तो इसके वजह से जो वेव बनेगी यहाँ पे वो बनेगी पी वेव, और वो पी वेव दर्शा रही है हमारे किसको, एट्रियल डीपोलराइजेशन को। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ये जो सारा सिग्नल है ये सिग्नल पूरे एट्रिया में फैलता है और उसके बाद ये टकराता है यहाँ पे जाके, यहाँ बीच में एक सेप्टम होता है, फाइब्रस सेप्टम होता है, यहाँ पे क्या होता है, फाइब्रस सेप्टम यहाँ पे होता है। ये फाइब्रस सेप्टम क्या करता है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज आ रहे थे ऊपर से उन सबको क्या कर देता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और आगे उसको बढ़ने नहीं देता है, यानी कि सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या करेगा, ये रोक देगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है या मूवमेंट है ये आगे ना जा सके वेंट्रिकल के अंदर, इसके लिए बीच में सेप्टम लगा होता है, फाइब्रस सेप्टम होता है। ठीक है, ये इस चार्ज को क्या कर देता है, वहीं क्या वहीं रोक देता है। अब क्यों रोक देता है, अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पे एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है, यानी कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और अगर सिग्नल उसी समय में वेंट्रिकल पे भी पहुंच जाए तो ये भी क्या करेगा, इधर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो दोनों एक साथ क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे, सिस्टोल होने लगेगा। यानी कि होता क्या है, पहले जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तभी तो उसको बॉडी में पंप करता है। अब इसने यहाँ तो पंप किया नहीं, ये वैसे ही पंप होने लग जाएगा, पहले तो क्या होगा, क्या ये बॉडी में ब्लड को सप्लाई दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके अंदर खुद ही ब्लड फिल नहीं हुआ, क्योंकि एक ही समय पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें ब्लड आता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बॉडी में छोड़ता है। अब दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये कंडीशन यहाँ पे ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे फाइब्रस सेप्टम लगा होता है जो कि इस सिग्नल को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पे सिग्नल अब किस तरीके से जाएगा, तो यहाँ पे एक मैंने आपको बताया, यहाँ पे होता है लगा हुआ एक नोड होता है, इसे बोलते हैं हम, यहाँ पे एक गैप जंक्शन हो गया, इसे बोलते हैं हम एवी नोड। पहला था हमारा ऐसे नोड, ठीक है, और यहाँ पे है एवी नोड होता है। कौन सा नोड होता है, एवी नोड। आपको पता है दो नोड होते हैं, ऐसे नोड और एवी नोड। तो एवी नोड क्या करता है, क्योंकि बाकी सिग्नल तो चले गए, एवी नोड क्या करता है, इस सिग्नल को कैच करता है अपने अंदर। ठीक है, इस सिग्नल को पकड़ेगा, लेकिन होता क्या है कि एवी नोड क्या करता है, हमारा सिग्नल को कैच करने के बाद सीधा डायरेक्ट वो उसको, इसके अंदर एक ऐसी खास बात होती है कि सिग्नल को डायरेक्ट वेंट्रिकल में पहुंचने नहीं देता, थोड़ा सा क्या करता है, सिग्नल को डिले करता है। क्या करता है, डिले करता है, 0.1 सेकेंड का ये डिले कर देगा। यानी कि बाकी सेल्स के मुकाबले इसमें जो इम्पल्स का जनरेशन होगा या ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जा रहा है वो, उसको क्या करेगा, डिले कराएगा। अब ये डिले क्यों करा देता है, क्या इसके अंदर खासियत होती है, उसको जान लेते हैं। देखिए ये मैंने एवी नोड बना दिया, एवी नोड इस तरीके से है, ये एवी नोड है हमारा। और एक होती है हमारी परकिंजे सेल्स होती हैं, परकिंजे फाइबर होते हैं, ठीक है, राइट लेफ्ट बंडल ब्रांच या ठीक है बंडल ऑफिस होते हैं, उसके अंदर सिग्नल बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है। वो सेल भी मैं यहाँ बना देता हूँ। दोनों में क्या डिफरेंस है कि किस तरीके से दोनों में डिफरेंस है, एक में स्लो कंडक्शन हो रहा है और एक में फास्ट हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या होता है कि इसके अंदर जो है हमारा एवी नोड है, इसमें बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं, सेल्स हैं उनकी बहुत छोटी होती हैं और इस तरीके से मैनेज होती है इसमें। और गैप जंक्शन जो है इसके अंदर वो क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चार्ज का जो मूवमेंट है, चार्ज का मूवमेंट, चार्ज इस तरीके से गैप से होते हुए जाता है। तो इन सेल के बीच में एक तो सेल बहुत सारी है और उसके बीच में जो गैप जंक्शन होते हैं जिसके बीच में से वो पास आउट होता है, वो गैप जंक्शन बहुत कम होते हैं। तो इस वजह से उस चार्ज को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जबकि जो हमारे ये सेल्स हैं, हमारी परकिंजे फाइबर हैं, जो वेंट्रिकल के जो फाइबर्स होते हैं जो सिग्नल को ले जाते हैं, परकिंजे फाइबर बंडल ब्रांच जो होती हैं, उसमें क्या होता है, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है और इसमें सेल्स का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। इस तरीके से सेल होती हैं हमारी कोनिकल से इस टाइप की होती हैं। और इसमें सिग्नल क्या होता है, और इसमें गैप जंक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं और सिग्नल डायरेक्टली बहुत तेज़ी से क्या होता है तेज़ी से पास आउट हो जाता है। और इसमें छोटी छोटी सेल्स होने की वजह से, गैप जंक्शन कम होने की वजह से थोड़ा सा टाइम डिले होता है। तो पहला इसमें रीज़न है, एक तो गैप जंक्शन की बात हो गई, गैप जंक्शन से फर्क पड़ता है, गैप जंक्शन, ठीक है, इस वजह से इसमें डिले होता है, इसमें जल्दी होता है।
दूसरा रीज़न होता है कि ये जो हमारा AV नोड है वो डिपेंडेंट होता है कैल्शियम डिपेंडेंट। तो जो कैल्शियम डिपेंडेंट होगा उसमें क्या होगा, सिग्नल पास आउट क्या होगा, थोड़ा स्लो होगा। जबकि हमारा ये जो है, ये जो हमारा परकिंजे फाइबर है, बंडल ब्रांच सेल जो सेल्स होती हैं, उसमें क्या होता है, ये होता है सोडियम डिपेंडेंट। तो सोडियम डिपेंडेंट होगा तो उसमें सिग्नल जो है तेज़ी से पास आउट होगा। थर्ड इसमें चीज़ होती है कि इसमें जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो होता है -60 वोल्ट मिली वोल्ट, और इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -90 मिली वोल्ट। तो देखिए जो जितना नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव चार्ज को उतनी तेज़ी से अपने अंदर क्या करेगा, खींचेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये -90 मिली वोल्ट होने की वजह से क्या होगा, जो ऊपर से चार्ज आ रहे हैं उसको बहुत तेज़ी से कैच करता है और कंडक्ट भी करा देता है। लेकिन यहाँ पे -60 मिली वोल्ट होने की वजह से ये प्रोसेस थोड़ी सी स्लो हो जाती है। और स्लो क्यों होती है, क्योंकि सिग्नल एकदम से पास आउट ना हो और दोनों एक ही समय पे, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में सिस्टोल की कंडीशन एक समय पे ना हो। ठीक है, समझ रहे होंगे आप इस बात को। ठीक है, तो ये डिफरेंस थे इसके अंदर। तो गैप जंक्शन की बात हो गई, कैल्शियम डिपेंडेंट होता है ये सोडियम डिपेंडेंट है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात है सारी कि वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये सिग्नल जो है यहाँ से होते हुए AV नोड में जाएगा, और AV नोड में जाने के बाद ये थोड़ा सा डिले होगा, इसमें लेट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही देखिए इसमें जब सिग्नल इसके अंदर से पास आउट हो रहा होता है तो इतना स्लो हो जाता है कि उसको हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो उसको नहीं माप पाता है, उसके अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होती, उसको पता ही नहीं लगता कि कोई सिग्नल गया नहीं गया। तो इस टाइम पे जो फ्लक्चुएशन है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी क्योंकि कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसको नहीं मिलता है। तो इस टाइम पे ये टाइम जो होता है साइलेंट होता है, इसमें कुछ पता नहीं लगता। तो इसमें हमें जो लाइन देखने को मिलेगी वो ECG में सीधी मिलेगी। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर P वेव आई यहाँ पे, उसके बाद थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे करंट कहाँ पास हो रहा है, AV नोड से पास हो रहा है, तो इस टाइम पे हमें कोई भी वेव देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना स्लो होता है कंडक्शन के कोई वेव देखने को इसमें नहीं मिलती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ बता दिया आपको, यहाँ तक ये हो गया पोजीशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो ये यहाँ पे इस तरीके से मैंने आपको बताया था। देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये हमारा हार्ट, ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है, ये हमारा सेप्टम हो गया, फाइब्रस सेप्टम हो गया। ठीक है, और ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, अब क्या होगा, सिग्नल जो है वो यहाँ से देखिए स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, बढ़ता गया पूरे उसमें फैल गया। उसके बाद हमारा AV नोड में सिग्नल आया, और AV नोड से जुड़े होते हैं बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। इस तरीके से बंडल ब्रांच इसमें होती है। अब देखिए क्या होगा, इसमें बंडल ब्रांच यहाँ है, एक ये हमारा है बंडल ऑफ हिस, फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, और यहाँ पे हमारी बनती हैं परकिंजे फाइबर्स इसमें होते हैं। अब सिग्नल जब इससे पास आउट होगा, यहाँ से पास आउट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे ये इस एरिया में क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, फाइब्रस पार्ट होता है। ये कि ये क्या होता है, सिग्नल को कैच नहीं करते, फाइब्रस पार्ट है, ये इंसुलेटर नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई सिग्नल इंसुलेट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, और इस एरिया में होती हैं हमारी, यहाँ तक तो फाइब्रस होता है, और इस एरिया में हमारा होता है मायोकार्डियल सेल होती हैं, सेप्टल सेल। ये हमारा सेप्टल एरिया है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा है। फिर हमारे यहाँ पे आता है ये एपेक्स वाला पार्ट, फिर होता है हमारा बेस वाला पार्ट। तीन तरीके से वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की तीन पोजीशन होती हैं, तीन तरीके से होता है। पहले होता है सेप्टल डिपोलराइजेशन, फिर होता है एपेक्स, फिर होता है बेस। अब कैसे डिपोलराइज होगा देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
मैं थोड़ा सा डायग्राम को और थोड़ा सिंपल करने की कोशिश कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा यहाँ सिंपल करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा मैंने बना दिया वेंट्रिकल, ठीक है। ये मैंने वेंट्रिकल यहाँ बना दिया है। ये हमारा AV नोड था, AV नोड यहाँ हो गया, सिग्नल यहाँ से पास आउट हुआ और ये आ गए यहाँ पे, और ये डिवाइड हो गया राइट लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच में इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा वेंट्रिकल वाला पार्ट बन गया है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे फाइब्रस पार्ट होता है, सिग्नल को जनरेट नहीं करता है, और मैंने आपको यहाँ बताया कि ये हमारा सेप्टल मायोकार्डियल मसल्स होती हैं, यहाँ पे सेप्टल मायोकार्डियल मसल्स यहाँ पे होंगी, ठीक है। तो सिग्नल क्या हो, अब देखिए क्या होगा, ये सिग्नल यहाँ से आया, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, हमारा राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच के ऊपर एक कोटिंग होती है, फाइब्रस कोटिंग होती है। जैसे कि आपने वायर पे देखी होगी, आपके घरों में जो वायर होती है उसमें कॉपर की वायर है, उसके ऊपर से प्लास्टिक की कोटिंग होती है ताकि करंट लीक ना हो जाए, उस तरीके से यहाँ पे कोटिंग होती है, फाइब्रस कोटिंग आप इसे कह सकते हैं। पूरी तरह से फाइब्रस कोटिंग यहाँ पे होती है ताकि सिग्नल यहाँ पे आगे जनरेट ना हो पाए। ये कोटिंग है यहाँ पे, ये कोटिंग क्या हो रही है, सिग्नल को बचा रही है कि लीक होने से। लेकिन क्या होता है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, सबसे पहले लेफ्ट साइड में एक गैप होता है, उस गैप से क्या होता है, हमारा यहाँ पे लीक होता है करंट, और इसके वजह से क्या होता है, ये करंट यहाँ तक लीक नहीं होगा, ये सब फाइब्रस पार्ट है, ठीक है। करंट यहाँ लीक नहीं हो रहा है, ये फाइब्रस पार्ट। लेकिन सबसे पहले लेफ्ट बंडल ब्रांच से क्या होता है, ये करंट लीक होता है, और लीक होने के बाद क्या होगा, ये चार्ज इस ओर हमारा सेप्टल मायोकार्डियम में जाएंगे, और उसके वजह से इस साइड में डिपोलराइजेशन होने लगेगा। किस साइड होगा, लेफ्ट राइटवर्ड एंड अपवर्ड, इस तरीके से डिपोलराइजेशन। पहले क्या होता है, सेप्टल डिपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि करंट इस तरीके इस साइड से पास आउट हुआ, तो यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की ओर डिपोलराइजेशन होने लगेगा। तो इसके वजह से जो मेन वेक्टर बनेगा, वो वेक्टर बनेगा, क्या बनेगा, राइटवर्ड एंड अपवर्ड। ये जो वेक्टर बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा, उसकी वजह से एक वेक्टर बनेगा, और मेन वेक्टर बनेगा राइटवर्ड एंड अपवर्ड। अब मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लगाया है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऊपर की ओर लगा है, पॉजिटिव यहाँ लगा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वेक्टर यहाँ पे बन रहा है, वो बन रहा है लेफ्टवर्ड और अपवर्ड, राइटवर्ड और अपवर्ड बन रहा है। तो ये वेक्टर इस साइड में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव डिपोलराइजेशन हो रहा है ना, यहाँ पे सेप्टल डिपोलराइजेशन हो गया। ये कौन सा पोलराइजेशन हो गया, सेप्टल डिपोलराइजेशन, ये सेप्टल डिपोलराइजेशन हुआ, और सेप्टल डिपोलराइजेशन में ये किस ओर फ्लो हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट किस ओर हो रहा है, नेगेटिव की ओर। मैंने आपको बताया था जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की ओर मूव करेगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होता है गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा नेगेटिव डिफ्लेक्शन। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए हो रहा है, और क्योंकि ये फाइबर्स हमारे कौन से हैं, जिसमें फास्ट कंडक्शन होता है, तो उसमें जो डिफ्लेक्शन होगा बहुत तेज़ी से फास्ट होगा, जबकि हमारा एट्रियम में डिफ्लेक्शन होता है वो स्लो डिफ्लेक्शन होगा, उसमें एकदम से फास्ट होगा और वापस आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक डिफ्लेक्शन होगा, वो भी नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा, इस तरीके से नेगेटिव। समझ रहे हैं आप, नेगेटिव डिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कंडीशन है, इस तरीके से नेगेटिव इसमें डिफ्लेक्शन होगा। ये वेव हमारी पी हो गई, फिर साइलेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखा दिया, इस तरीके से जो वेक्टर बनेगा यहाँ पे डिपोलराइजेशन का, इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सेप्टल डिपोलराइजेशन। सेप्टल डिपोलराइजेशन, इस टाइम पे क्या होगा, हमारा एक नेगेटिव वेव इसमें आएगी। उसके बाद नेगेटिव वेव आने के बाद क्या होगा, ये फिर नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव एकदम से डिफ्लेक्शन होगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो एक नेगेटिव वेव आएगी थोड़ा सा, और फिर ये अपना जीरो पे नॉर्मल आ जाएगा। अब उसके बाद अगली कंडीशन क्या होती है, फिर ये करंट जो है आगे पास आउट होता है, और इस तरीके से आगे बढ़ता है पूरे परकिंजे फाइबर और इसमें।
तो धीरे धीरे करंट इस तरीके से भागने लगेगा ऊपर की ओर और यहाँ पे भागेगा। तो इसके साथ साथ अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो डीपोलराइज होगा वो होगा हमारा एपेक्स वाला पार्ट। इसका ये वाला जो पार्ट है इसमें करंट का फ्लो होगा इस तरीके से, इस तरीके से इसमें फ्लो होगा नीचे की ओर। ठीक है, समझ रहे हो आप, इस तरीके से होगा, इस तरीके से फ्लो होगा। यहाँ पे भी इस तरीके से होगा। इस तरीके से यहाँ पे दूसरी कंडीशन जो है हमारी वो होगा हमारा क्या होगा, हमारा सेप्टल डिपोलराइज। सेप्टा तो हो गया, ये हो गया हमारा एपेक्स। एपेक्स वाला जो पार्ट है डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे वेंट्रिकल का जो एपेक्स वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, उसके बाद वो डीपोलराइज होना स्टार्ट होगा क्योंकि करंट इस तरीके से फैल जाएगा पूरे वेंट्रिकल में इस तरीके से। अब देखिए जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो पार्ट है वो 3 टाइम थिक होता है राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से ये वाला पार्ट क्या होता है, तो ज़्यादा क्या होता है, थिक होता है। मैं आपको बना देता हूँ यहाँ, ये वाला पार्ट क्या होता है, मोटा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मायोकार्डियम जितनी थिक होगी उसके अंदर जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उतना ही ज़्यादा बनेगा। जो जितनी सेल जितनी थिक होगी उसके अंदर उतना ही ज़्यादा, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, उतना ही ज़्यादा वेक्टर स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, चारों तरफ वेक्टर बन रहे हैं और इस तरफ एक स्ट्रांग वेक्टर बनेगा और इस तरफ एक वीक वेक्टर बन रहा है हमारा। इस तरफ वीक वेक्टर है, इस तरफ बन रहा है हमारा स्ट्रांग वेक्टर। तो अगर आप देखें, अगर ये दोनों बराबर होते तो वेक्टर यहाँ पे होता, इस तरीके से होता, लेकिन यहाँ पे ये वेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्शन टेढ़ा हो जाएगा इस तरीके से। तो लेफ्ट वर्ड और डाउनवर्ड क्या होगा, वेक्टर का क्या होगा, डिफ्लेक्शन। यहाँ पे इस तरीके से वेक्टर की जो दिशा होगी वो हमें मिलेगी, जो मेन वेक्टर वो हमें मिलेगा इस साइड मिलेगा देखने को। ठीक है, लेफ्ट वर्ड और डाउनवर्ड। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट किस ओर दिखाई दे रहा है हमें, नीचे की ओर। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस तरीके से चार्ज का मूवमेंट होगा और क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा यह वेक्टर है तो इसके वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और बहुत ही तेज़ी से होगा क्योंकि इसमें हमारा ये सेल्स है, हमारी कौन सी सेल्स के थ्रू हो रहा है सिग्नल पास आउट हो रहा है, वो हो रहा है हमारा बंडल ब्रांच यानी परकिंजे सेल के थ्रू हो रहा है और इसमें सिग्नल बहुत तेज़ी से पास होता है। तो तेज़ी से पास होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा और बहुत तेज़ी से होगा। तो यहाँ डिफ्लेक्शन देखने को जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, यूँ बहुत तेज़ी से जाएगा और एकदम से नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं आप डिफ्लेक्शन कैसे होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा गलत हो गया, इस तरीके से जाएगा और ऐसे वापस आ जाएगा, एकदम से जाएगा और फिर वापस ये आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन यहाँ हो गया, हमें यहाँ देखने को मिलेगा इस तरीके से। जब एपेक्स वाला पार्ट जब डिफ्लेक्शन होगा तो ये इस तरीके से जो है यहाँ से इस तरीके से जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, यहाँ पे वापस आ जाएगा। ये हमें वेव देखने को इसमें मिलेगी इस तरीके से वेव हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, इस वाली कंडीशन में। ठीक है, और अब इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे सिग्नल ऊपर पहुँचेगा तो ये डिपोलराइजेशन, अब ये वाला जो इसका पार्ट है, बेस वाला पार्ट है, वो डिपोलराइज होगा। तो यहाँ होते 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 अब यहाँ पे जो डिपोलराइजेशन होगा वो इस तरीके से होने लगेगा। तो यहाँ जो मेन वेक्टर मिलने लगेगा हमें इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से ऊपर की ओर ये वाला पार्ट हमारा डिपोलराइज होगा। तो यहाँ पे वेक्टर नीचे मिल रहा था और यहाँ वेक्टर ऊपर की ओर मिलेगा। तो इसमें मेन वेक्टर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा अपवर्ड, इस तरीके से राइट अपवर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे आप फिर से पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट किस ओर हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर होने लगा। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर यहाँ पे होने लगा। ठीक है, ये हमारा वाला पार्ट हो गया। और हमारा अब ये पार्ट कौन सा डिपोलराइज हो रहा है, ये हमारा पार्ट हो रहा था ये। अब यहाँ ये वेक्टर हमको मिला और यहाँ अब ये वेक्टर हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि मेन वेक्टर इस तरीके से स्मॉल वेक्टर ही होगा, इतना ज़्यादा क्योंकि छोटा सा पार्ट है। तो वेक्टर ऊपर की ओर मिलेगा तो उसके वजह से जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की ओर होगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, नेगेटिव हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हल्का सा
नेगेटिव डिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा इस तरीके से। तो ये वेव ऐसे गई या फिर नेगेटिव डिफ्लेक्शन देके फिर ये वापस जीरो पे आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो फिर ये वापस यहाँ पे आ जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ये वापस आ जाएगा उसके बाद ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो हमारा क्या हुआ है, डीपोलराइज हो चुका है, यानी कि वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन यहाँ पे हो चुका है। मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ थोड़ा सा। अब ये जो पार्ट है हमारा वो क्या हो चुका है, डीपोलराइज हो चुका है। इस तरीके से था ये हमारा ठीक है। पहले कौन सा पार्ट डीपोलराइज हुआ था, पहले चार्ज यहाँ था, ये डीपोलराइज हुआ, और अब ये वाला पार्ट डीपोलराइज हुआ उसके बाद इस तरीके से नीचे की ओर। ठीक है। उसके बाद पहले हुआ हमारा सेप्टल पार्ट, उसमें वेक्टर हमें इस तरीके से मिला ऊपर की ओर। फिर हमारा एपेक्स वाला पार्ट हुआ, इस तरीके से वेक्टर मिला, और फिर हमें इस तरीके से वेक्टर मिल रहा है किसमें, बेस का अगर डिपोलराइजेशन होगा, क्योंकि इसमें जो डिपोलराइजेशन होगा वो इस तरीके से ऊपर की ओर हो रहा है डिपोलराइज, इसमें वेक्टर हमें ऊपर की ओर मिलेगा। तो इसमें क्या वेव बन रही है, पहले यहाँ पे नेगेटिव की ओर जा रहा है पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्शन, फिर हमारा एक बड़ा वेक्टर में मिल रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, तो एकदम से डिफ्लेक्शन होगा और फिर वो जीरो पे आएगा। और उसके बाद क्या होगा, हमारा बेस वाला जो पार्ट है वो डिफ्लेक्ट करेगा, तो फिर से क्या होगा, एक नेगेटिव वेव जाएगी, फिर ये जीरो पे आएगा, उसके बाद ये सीधा हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये जो हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है, क्यू आर और एस, ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है हमारे किस में, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन का। तो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन में तीन कंडीशन है। क्यू वेव कब बनेगी, जब सेप्टल पार्ट डिपोलराइज होगा। आर वेव बनेगी जब हमारा एपेक्स वाला पार्ट डिपोलराइज होगा, ठीक है। और एस वेव तब बनेगी जब हमारा बेस वाला पार्ट इसमें डिपोलराइज हो रहा है। तो इस तरीके से हमें ये वेव मिलेगी देखने को, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। और ये ईसीजी पेपर आगे बढ़ रहा है, और ये डिफ्लेक्शन इसमें आपको पता है कि इसमें इसकी जो सुई है निडिल है इसमें चल रहा है इस तरीके से, एक ग्राफ बनाते हुए जा रहा है, मैं आपको यहाँ बता भी रहा हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये चार्ज पूरी तरह से, मैंने आपको बताया था पूरी तरह से चार्ज फैल जाएंगे इसमें, पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा। तो पूरी तरह से डीपोलराइज होने के बाद क्या होता है, अब रीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है। ये डीपोलराइज हो गया, इस तरीके से डीपोलराइज हो गया, डीपोलराइज पूरा हो चुका है, पूरा में पॉजिटिव चार्ज इसमें आ चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जब हार्ट का मसल्स में जो होता है, मायोकार्डियम में होता है, किस तरीके से होता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब डीपोलराइज हो जाता है उसके बाद एक फेज़ आता है जिसमें पोटेशियम बाहर जा रहा होता है और कैल्शियम अंदर आ रहा होता है। तो उस वजह से क्या होता है, कुछ समय तक पोटेंशियल मेंटेन रहता है। तो ये कंडीशन क्या होगी, थोड़े समय तक ऐसी बनी रहेगी, और इस कंडीशन को बोलते हैं प्लेटो फेज। और इस प्लेटो फेज में क्या होगा, हमारा प्लेटो फेज है, इस कंडीशन में हमारा कोई भी चार्ज का जो है पास आउट नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, सीधी वेव इसमें आएगी, कोई वेव दिखने को नहीं मिलेगी। यानी इसके बाद एक फेज आएगा प्लेटो फेज, इसमें कोई भी करंट पास नहीं होगा इसके अंदर, इलेक्ट्रोड के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा। तो अब नेगेटिव चार्ज खत्म होने स्टार्ट होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज खत्म होना स्टार्ट होगा, और ये डीपोलराइजेशन यहाँ पे रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस तरीके से अब यहाँ से हमारा एपेक्स से बेस की ओर बढ़ेंगे, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आगे की ओर बढ़ने लगेगा। अब जब नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोल की ओर जा रहा है, अब नेगेटिव चार्ज इस तरीके से आगे बढ़ेगा तो एक वेक्टर क्रिएट होगा इस तरीके से ऊपर की ओर। तो अब नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट नेगेटिव किसकी ओर हो रहा है, इलेक्ट्रोड की ओर जब होगा, क्योंकि ये रिपोलराइजेशन हो रहा है, अब नेगेटिव चार्ज ऊपर की ओर भाग रहे हैं। तो जब नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोल जो हमारा इलेक्ट्रोड है जो गति करेगा, तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव चार्ज नेगेटिव की ओर जाएगा तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारी प्लेटो फेज हो गई। उसके बाद एक वेव आएगी छोटी सी, और फिर वो फ्लैट हो जाएगा। छोटा सा डिफ्लेक्शन होगा एकदम से, थोड़ा सा, लेकिन स्पीड से नहीं होगा, बहुत
आराम से डिफ्लेक्ट होगा और फिर वापस आ जाएगा। इसे बोलते हैं हम टी वेव, जो कि दर्शाता है हमारा वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। किसको दर्शा रहा है यहाँ पे, इस तरीके से एक वेव आएगी और ये हो गया हमारा टी वेव और इसको बोलते हैं हम वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को ये क्या कर रहा है, बता रहा है, हमारा दर्शा रहा है। तो पूरा जो हमारा जो ग्राफ बना है वो इस तरीके से बनेगा। पहले पी वेव आएगी, उसके बाद हमारा सेप्टल डिपोलराइजेशन होगा, उसके बाद हमारा एपेक्स जो है वाला पार्ट डिपोलराइज होगा, फिर बेस जो है डिपोलराइज होगा, फिर उसके बाद हमारा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होगा और इस तरीके से पी क्यू आर एस और टी वेव बनती है। तो इस तरीके से हमारा फिर ईसीजी ग्राफ बनता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन होता है हार्ट में, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट के अंदर होती है वो किस तरीके से होती है, उसमें कौन कौन से वेक्टर बनते हैं और उस वेक्टर को हम या फिर कोई जो चार्ज का मूवमेंट हो रहा है उसे गैल्वेनोमीटर में कैसे कैच करते हैं, कहाँ कहाँ लीड्स लगी होती हैं और उसके बाद वो ईसीजी ग्राफ में किस तरीके से दिखाई देती है या बनती है। ये वेव आपने देखी होगी, जो ईसीजी ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये मैंने आपको एक बेस आज बता दिया है कि किस तरीके से ग्राफ बनता है। अब इसके बाद इसके आगे हम जो है इस लेक्चर के बाद ग्राफ कैसे हम देखते हैं ईसीजी का, ईसीजी पेपर में कितने ब्लॉक होते हैं, क्या होता है, इसके बारे में अब हम आगे इसके बाद अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर लेक्चर पसंद आ रहे हों तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अगर पसंद आ रही है, ठीक है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।